हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार मिल बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पाचन तंत्र पढ़ रहे थे और पाचन तंत्र में अपन ने आहार नाली की संरचना पढ़ ली थी और उसके बाद अपन पाचन की कार्यकी पढ़ रहे थे। पाचन की कार्यकी में अपन ने मुख गुहा और आमाशय में पाचन पढ़ लिया था। तो देखो मुख गुहा में किसका पाचन हुआ था? तो मुख गुहा में स्टार्च का आंशिक पाचन हुआ था। इसके बाद आमाशय में किसका पाचन हुआ था? तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ था। प्रोटीन का भी कैसा पाचन होता है? आंशिक पाचन होता है। आमाशय में भोजन का माध्यम अम्लीय होता है और आमाशय में भोजन के पाचन के पश्चात भोजन कायम कहलाता है। अब इसके बाद देखो अपन पढ़ेंगे छोटी आंत में पाचन या इंटेस्टाइनल डाइजेशन। आमाशय में भोजन का पाचन होने के बाद जो भोजन होता है वो कायम के रूप में थोड़ा थोड़ा करके ग्रहणी में आता है, यानी जो आंशिक पचित कार्बोहाइड्रेट और आंशिक पचित प्रोटीन सहित थोड़ा थोड़ा करके ग्रहणी में ये आते हैं। अब इस ग्रहणी में पाई जाती है ब्रूनर की ग्रंथियां। ग्रहणी में क्या पाई जाती है? ब्रूनर की ग्रंथियां। ये ब्रूनर की ग्रंथियां हैं, ये क्षारीय तरल वह श्लेष्मा का स्राव करती है, यानी ग्रहणी की जो सब म्यूकोसा लेयर होती है उस सब म्यूकोसा लेयर में ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती हैं और ये ब्रूनर की ग्रंथियां क्षारीय तरल और श्लेष्मा का स्राव करती हैं। ये क्षारीय तरल और श्लेष्मा है, ये ग्रहणी को अम्लीयता से बचाता है। जठरीय रस की अम्लीयता से बचाता है। तो ध्यान रखना, ब्रूनर की ग्रंथियों के द्वारा क्षारीय तरल और श्लेष्मा का स्राव होता है और ये क्षारीय तरल और श्लेष्मा जठरीय रस की अम्लीयता से ग्रहणी की सुरक्षा करते हैं। अब देखो, जैसे ही भोजन छोटी आंत में आता है, इस छोटी आंत में दो पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक तो होती है यकृत और एक होती है अग्नाशय ग्रंथि। यकृत और अग्नाशय ग्रंथि। यकृत के द्वारा पित्त रस का स्राव होता है। यकृत के द्वारा पित्त रस का स्राव होता है और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय रस का स्राव होता है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय रस का स्राव होता है। अब ये पित्त रस और अग्नाशय रस छोटी आंत में भोजन का पाचन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पित्त रस। पित्त रस प्रतिदिन 700 से 1000 ml स्रावित होता है, यानी एक दिन में 700 ml से लेकर के 1000 ml तक इस पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस पीले हरे रंग का क्षारीय तरल है। पीले हरे रंग का क्षारीय तरल है। तो ध्यान रखना, यकृत कैसा तरल, पित्त रस कैसा तरल है? क्षारीय तरल। इस पित्त रस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, इस पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है।
तो फिर पितरस में क्या पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, पितरस में पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पितरस में पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। ये जो पित्त लवण होते हैं, ये पित्त लवण वसा का पारसीकरण करते हैं, इमल्सीकरण करते हैं। पित्त लवण क्या करेंगे? वसा का पारसीकरण या इमल्सीकरण करते हैं। अब ये पारसीकरण क्या होता है? तो देखो, वसा है, इसके बड़े बड़े अणु होते हैं। वसा के अणु कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। और इन बड़े अणु पर जो एंजाइम होता है वो कार्य नहीं कर पाता है। तो पहले इन वसा के बड़े अणु को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। वसा के जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। और ये तोड़ने का काम कौन करते हैं? पित्त लवण। कौन करते हैं? पित्त लवण। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पारसीकरण या इमल्सीकरण। तो पारसीकरण किसको बोलेंगे? वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना क्या कहलाएगा? इमल्सीकरण या पारसीकरण। पारसीकरण कौन करते हैं? तो ध्यान रखना, पारसीकरण पित्त लवण करते हैं। अब इसके बाद देखो, एक है पित्त वर्णक। तो जो पित्त वर्णक है ये उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। पित्त वर्णक उत्सर्जी पदार्थ होते हैं और इनका पाचन में कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन यदि इन पित्त वर्णकों की मात्रा बढ़ जाए, पहले तो ये देखो पित्त वर्णक कौन से होते हैं? तो हमारे शरीर में पित्त वर्णक होते हैं, एक तो बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक पित्त वर्णक इस पित्तरस में पाए जाते हैं और ये दोनों ही क्या है? उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो पाचन में इनका कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन यदि इन वर्णकों की मात्रा बढ़ जाए, यदि इनकी मात्रा बढ़ जाए तो ये शरीर में एकत्रित हो जाते हैं। शरीर में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे शरीर में एकत्रित होने से शरीर का रंग कैसा हो जाता है? पीला। और इस रोग को क्या बोलते हैं? पीलिया रोग। इसको क्या बोलेंगे? पीलिया। अब देखो इसके बाद जो पित्तरस है, इस पित्तरस के कार्य क्या हुए? पित्तरस के कार्य, तो नंबर 1, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। भोजन के माध्यम को पित्तरस कैसा बनाता है? क्षारीय। क्योंकि आमाशय में भोजन का माध्यम अम्लीय होता है और अम्लीय माध्यम में इस अग्नाशय रस के एंजाइम कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए भोजन के माध्यम को कैसा बनाया जाता है? क्षारीय। और भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाने का काम कौन करता है? पित्तरस। दूसरा कार्य इंपॉर्टेंट, पित्तरस वसा का पारसीकरण करता है। वसा का पारसीकरण करता है। तीसरा कार्य जीवाणुओं को नष्ट करता है। पित्तरस जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। ये पित्तरस के कार्य होते हैं। एक बार दोबारा से देखना, आमाशय में पाचन के बाद भोजन छोटी आंत में आता है और छोटी आंत में सबसे पहले कहाँ आएगा? ग्रहणी में। तो जैसे ही भोजन ग्रहणी में आएगा, ग्रहणी में ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती है। ब्रूनर की ग्रंथियां क्षारीय तरल और श्लेष्मा का स्राव करती हैं। ये क्षारीय तरल और श्लेष्मा ग्रहणी की जठरीय रस की अम्लीयता से सुरक्षा करते हैं। इसके बाद छोटी आंत में यकृत और अग्नाशय पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं।
यकृत के द्वारा पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस 700 से 1000 ml प्रतिदिन स्रावित होता है। पित्त रस पीले हरे रंग का क्षारीय तरल होता है। इस पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। देखो, जो पित्त लवण होते हैं ये पित्त लवण वसा का पायसीकरण करते हैं। पायसीकरण मतलब वसा के जो बड़े अणु होते हैं उनको छोटे अणु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पायसीकरण। पित्त वर्णक हमारे शरीर में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। कौन कौन से पित्त वर्णक पाए जाते हैं? तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक पित्त वर्णक पित्त रस में पाए जाते हैं। इनका कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन यदि शरीर में इनकी मात्रा बढ़ जाए तो शरीर पीला हो जाता है, और पीला हो जाता है उस रोग को क्या बोलते हैं? पीलिया रोग बोलते हैं। अब इसके बाद देखो, अग्नाशय रस। दूसरा कौन सा है? अग्नाशय रस। ये जो अग्नाशय रस है, इस अग्नाशय रस का स्राव अग्नाशय ग्रंथि की बहिस्रावी कोशिकाओं द्वारा होता है। ध्यान रखना, अग्नाशय रस का स्राव अग्नाशय ग्रंथि की बहिस्रावी कोशिकाओं के द्वारा होता है। और बहिस्रावी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? एसिनी। क्या बोलते हैं? एसिनी। तो कहने का मतलब अग्नाशय रस का स्राव कौन करता है? तो अग्नाशय रस का स्राव अग्नाशय ग्रंथि की एसिनी कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब देखो, इस अग्नाशय रस में सभी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में सभी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। पूर्ण पाचक रस। तो ध्यान रखना, अग्नाशय रस में सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इस अग्नाशय रस में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम। तो यहां पर देखो, प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम नंबर 1 ट्रिप्सिनोजन। कौन सा है? ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिनोजन है, ये निष्क्रिय एंजाइम होता है। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय होता है। तो इस ट्रिप्सिनोजन को पहले सक्रिय किया जाएगा। और सक्रिय कौन करता है? तो ध्यान रखना, सक्रिय करता है इसको एंटेरोकाइनेज एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को सक्रिय करने का काम कौन करता है? एंटेरोकाइनेज एंजाइम। और ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम है, ये आंत्र की विधियों द्वारा स्रावित होता है। तो ध्यान रखना, एंटेरोकाइनेज का स्राव कहां से होगा? एंटेरोकाइनेज का स्राव आंत्र के द्वारा होता है। और एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को किसमें बदल देता है? ट्रिप्सिन एंजाइम में बदल देता है। और ये ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन सक्रिय एंजाइम है। तो ध्यान रखना, एंटेरोकाइनेज निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। इसके अलावा प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन। एक होता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज।
ये भी दोनों क्या है, निष्क्रिय एंजाइम है। और इन दोनों को सक्रिय करने का काम कौन करता है, ट्रिप्सिन। दोनों को सक्रिय कौन करेगा, ट्रिप्सिन। और काइमोट्रिप्सिनोजन को तो बदल देगा काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को बदल देगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो ध्यान रखना ये तीनों एंजाइम प्रोटीन पाचक एंजाइम है और अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। अग्नाशय रस में तीनों ही एंजाइम क्या होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं और इनको बाद में सक्रिय किया जाता है। एक बार देख लो, इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में। अब देखो इसके बाद आगे, आमाशय के अंदर प्रोटीन का आंशिक पाचन हुआ था, पूर्ण पाचन नहीं हुआ था। और पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो ध्यान रखना पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। और कौन करता है, तो छोटी आंत में अग्नाशय रस करता है। देखो आमाशय में प्रोटीन किसमें कन्वर्ट हो गया था, पेप्टोन व प्रोटियोज। प्रोटीन किसमें बदल गया था, पेप्टोन और प्रोटियोज में। इस पेप्टोन और प्रोटियोज को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देते हैं, छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देते हैं। या आप इसको बोल सकते हो ट्राइपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड। तो दोबारा से देखना, अग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज तीन एंजाइम पाए जाते हैं जो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज सक्रिय करता है और ट्रिप्सिन में बदल देता है। इसके बाद ये ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज को काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदल देता है। ये निष्क्रिय एंजाइम है और ये सक्रिय एंजाइम है। अब ये तीनों एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन। तो आमाशय में प्रोटीन किसमें टूट जाता है, पेप्टोन और प्रोटियोज में। तो इस ग्रहणी में पेप्टोन और प्रोटियोज को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम किसमें तोड़ देते हैं, छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देते हैं, यानी ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में तोड़ देते हैं। अब इन छोटे पॉलीपेप्टाइड को, छोटे पॉलीपेप्टाइड को प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एमिनो अम्ल व डाइपेप्टाइड में तोड़ देता है, एमिनो अम्ल व डाइपेप्टाइड में तोड़ देता है। ये तो किसका पाचन हो गया, प्रोटीन का पाचन। अब देखो इसके बाद
दूसरा एंजाइम होता है स्टार्च का पाचन करने वाला, और स्टार्च पाचन करने वाले एंजाइम का नाम है अग्नाशयी एमाइलेज। अग्नाशयी एमाइलेज, ध्यान रखना, एमाइलेज एंजाइम लार में भी पाया जाता है। इस एमाइलेज को ही टाइलिन भी कहते हैं। तो ये टाइलिन या एमाइलेज लार में पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन करता है, लेकिन मुख गुहा में भोजन बहुत कम समय तक रहता है, इसलिए ये एमाइलेज मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन नहीं कर पाता है। लगभग 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में होता है। शेष स्टार्च का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तो ध्यान रखना, जो लगभग 70% स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट बच गया था, उस 70% स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? ये अग्नाशयी एमाइलेज। छोटी आंत के अंदर स्टार्च को किस में बदला जाता है? माल्टोज और डाइसेकेराइड में बदला जाता है। माल्टोज व डाइसेकेराइड। तो अग्नाशयी एमाइलेज लगभग जो 70% स्टार्च शेष रह जाती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज और डाइसेकेराइड। इसके अलावा अग्नाशयी रस में वसा का पाचन करने वाला एंजाइम पाया जाता है, जिसको बोलते हैं अग्नाशयी लाइपेज। अग्नाशयी लाइपेज, अग्नाशयी लाइपेज होता है, ये पायसीकृत वसा को पचाता है। किसको पचाएगा? पायसीकृत वसा। पायसीकृत वसा या इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। पायसीकृत वसा या ट्राइग्लिसराइड। इस पायसीकृत वसा को ये अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम वसा अम्ल व मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। वसा अम्ल व मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। तो देखो, इस प्रकार छोटी आंत में अग्नाशय रस है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी करता है, प्रोटीन का पाचन भी करता है और वसा का पाचन भी करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण पाचक रस। अब देखो, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में एंटेरोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। छोटी आंत में एंटेरोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा एंजाइमों का स्राव होता है, और ये जो एंजाइम होते हैं ये सूक्ष्मांकुरों की भित्ति पर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुरों की भित्ति पर पाए जाते हैं। तो छोटी आंत में एंटेरोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। एंटेरोसाइट कोशिकाएं एंजाइम का स्राव करती हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं ये सूक्ष्मांकुरों की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। तो भोजन जैसे ही सूक्ष्मांकुरों के संपर्क में आता है, उससे पहले भोजन में जो शेष पदार्थ रह जाते हैं उनका पाचन ये एंजाइम करते हैं, और उसके बाद सूक्ष्मांकुर बचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। तो देखो, इन एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? तो एक एंजाइम तो होता है सुक्रेज। कौन सा होता है? सुक्रेज। और सुक्रेज एंजाइम है, ये किसका पाचन करता है? सुक्रोज का। सुक्रेज एंजाइम किसका पाचन करेगा? सुक्रोज का। और सुक्रोज को किस में बदल देगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
इसमें बदल देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ध्यान रखना, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। एक एंजाइम होता है माल्टेज, और माल्टेज किसका पाचन करता है? माल्टोज का। माल्टेज एंजाइम किसका पाचन करेगा? माल्टोज का। और माल्टोज को किसमें बदल देगा? ग्लूकोज के 2 अणुओं में। ग्लूकोज के 2 अणुओं में। एक एंजाइम होता है लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? लैक्टोज का। लैक्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? लैक्टोज का पाचन करता है। और लैक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में तोड़ता है। तो ध्यान रखना, एंटेरोसाइट कोशिकाओं के जो एंजाइम होते हैं उनमें सुक्रेज एंजाइम पाया जाता है, जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। माल्टेज एंजाइम पाया जाता है जो माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ता है। एक लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। इसके अलावा पॉलीपेप्टिडेज एंजाइम में पाया जाता है। तो देखो, सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज के अलावा एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम पाया जाता है। और ये एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल और डाइपेप्टाइड में तोड़ता है। फिर इस डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टिडेज एंजाइम एमिनो अम्लों में तोड़ता है। तो ध्यान रखना, प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक है, यानी प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर के बनी होती है। तो प्रोटीन को किसमें तोड़ दिया जाता है? एमिनो अम्लों में तोड़ दिया जाता है। तो इसका क्या हो गया? पूर्ण पाचन हो गया। अब इसके बाद देखो, जो ट्राइग्लिसराइड वसा होती है, उस ट्राइग्लिसराइड वसा को आंतरीय लाइपेज वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा को आंतरीय लाइपेज एंजाइम वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंतों में संपन्न हो जाता है। तो ध्यान रखना, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? तो पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से होता है, और मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। उसके बाद पाचन आमाशय में होता है, और आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। उसके बाद पाचन है वो कंप्लीट कहाँ होता है? तो कंप्लीट पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में पाचन होने के बाद छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है। तो मैंने पहले आपको बता दिया था, छोटी आंत में वलन, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जो अवशोषण के लिए आंत के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं।
तो पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर के रुधिर में चला जाता है। इसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में मैंने आपको बताया था केवल जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल बड़ी आंत में केवल जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। इसके बाद जो शेष बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मलाशय में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं और गुदा के द्वारा समय समय पर मल के रूप में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट। थैंक यू।